उस थेरेपी को पनवाड़ियों ने अपना बेचना शुरू कर दिया, तो लोगों ने एक जेब में सिगरेट भी रखी है कि बीड़ी जो है कम वो बहुत कम हार्मफुल है कंपैरेटिवली। दैट इज पैसिव स्मोक। समझने की जरूरत ये है कि जैसे कोई स्मोकिंग करता है, ये बायोमास फ्यूल एक्सपोजर या ऑटोमोबाइल या कोई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वो कांस्टेंट एक्सपोजर होता है। तो जो लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको धुआं किसी भी तरीके का होगा वो नुकसान करेगा। कि स्मोकिंग का जो है मतलब जो ज़्यादा स्मोक करता है तो स्पर्म काउंट जो है उसका कम होता है, ऐसा कुछ भी है? 20% पेशेंट की विल पावर होती है, बाकी 2 मेडिसिन होती हैं। निकोटीन च्युइंगम जो होती है वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। ओके। उस थेरेपी को पनवाड़ियों ने अपना बेचना शुरू कर दिया, तो लोगों ने एक जेब में सिगरेट भी रखी है और निकोटीन भी रखी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हो, आपको स्मोकिंग करने क्या करना है? अब यहाँ तो इंटरव्यू चल रहा है, तलब बुलंदी क्या करूँ, तो आपने चुपचाप एक च्युइंगम निकाली, मुंह में डाल ली। अब किसी को भी ट्रीटमेंट, अरे सर ये छोड़ो, नया बताओ, ये तो मैं 2 साल से ले रहा हूँ। तो ये जो हमारे जो इंडिया के अंदर सिस्टम है ना कि निकोटेक्स च्युइंगम ऐसी फ्रीली अवेलेबल है, जस्ट ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग। ऐसी वेपिंग आ रहा है। वेपिंग के अंदर भी जो वो जल रहा है धुआं, इलेक्ट्रिक हीटिंग वायर है, उसके भी तो फ्री रेडिकल इंजरी आती है, वो भी टॉक्सिक है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं। तो धुआं, स्मोक इन एनी फॉर्म। अभी रिसेंट डेज की मैं बात बताऊं, जब मैं अपने गांव गया हुआ था तो वहां पर लोगों का मैंने एक विचार और देखा, मतलब जो मुझे पता चला कि बीड़ी जो है वो बहुत कम हार्मफुल है कंपैरेटिवली सिगरेट के, ये ऐसी धारणा है। अब हालांकि डॉक्टर्स के बीच में रहने के बाद ये चीज़ तो पता होती है कि जो भी चीज़ जल रही है वो अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, और बीड़ी भी जलती है, अफेक्ट करेगी। तो क्या ये सही है कि मतलब इम्पैक्ट के मामले में दोनों में कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे का कंपैरिजन वाला हिसाब किताब है? इक्वली है। इवन अगर ऐसे अनऑफिशियली बोला जाए तो सिगरेट ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है बीड़ी से, क्योंकि उसमें फिल्टर लगा रहता है पीछे। लेकिन वो फिल्टर के साथ भी उतनी ही हानिकारक, उतनी ही पॉइजनस है। और एक चीज़ और याद आ रही थी मुझको, जो ये होता है सिगरेट्स, जो आजकल बड़ी हाई फाई सिगरेट्स आती है ना, महंगी सिगरेट, उन्होंने फिल्टर के नीचे कुछ ऐसे केमिकल्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं जिसकी वो कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देते, कि जिससे कि पेशेंट को वो सूदिंग लगता है। थैंक यू सो मच सर, आज का हमारा ये पॉडकास्ट, हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए। मुझे पता है डॉक्टर का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें आगे अपने पॉडकास्ट में कि लोगों को लगे कि सिर्फ एक सेशन है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी रॉ इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम अभी बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे जब अभी, तो उसी तरह का हम कॉन्वर्सेशन इसमें भी कंटिन्यूसली रखेंगे। बट बस ये है कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो जनरल पब्लिक है उस तक ज़्यादा अच्छे से वो बात पहुँचे, जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज आती हैं मतलब इस मेडिकल वर्ल्ड में, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कंसाइज करेंगे ताकि लोगों को क्लियर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू हेल्थ ट्रैवो फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू, जिससे कि मैं अपनी जो बातें हैं जनरल पब्लिक तक आसान भाषा में पहुंचा सकूं और उसका वो लोग हेल्थ बेनिफिट उठा सकें। ऑनर सर, ऑनर्ड। सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कई बार अमूमन जैसे मतलब ये ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में और बुजुर्गों में भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं होती हैं। जैसे हम निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया जो है वो बहुत कॉमन है और जो यूजुअली होता भी है, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ब्रोंकाइटिस और कुछ इस तरह के लंग्स के इन्फेक्शंस हैं जो होते हैं। आज जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी ऑफ सेट, जब हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया भी था कि इसमें टाइप्स भी होते हैं जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होते। तो हम सर थोड़ा सा इसमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इसका थोड़ा सा ब्रीफ प्लस उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो जानना चाहेंगे एक बार सर। देखिए, जो निमोनिया होता है वो एक साइंटिफिक टर्म है। जो भी लंग में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। ओके। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है तो उसको बैक्टीरियल निमोनिया बोलते हैं। अगर वो फंगस की वजह से है तो फंगल निमोनिया बोलते हैं। अभी ये कोविड एरा में जैसे हमने बोला कि कोविड निमोनिया हो गया, दैट मीन्स कि दैट इज वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल निमोनिया, कोविड इज ए वायरल निमोनिया। 2009 के आसपास एक पेंडेमिक आया था जिसमें स्वाइन फ्लू हमने बहुत सुना था, बहुत कॉमन हुआ था। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से वो निमोनिया होता था, दैट वाज आल्सो वायरल निमोनिया। ओके। एंड इंडिया के अंदर एंडेमिक है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरियल निमोनिया करता है। ओके। बट क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 6 to 8 मंथ इसका ट्रीटमेंट चलता है, तो इसलिए इसको सेपरेट टर्म दिया गया ट्यूबरक्लोसिस। ओके। दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। ओके, ये निमोनिया का ही पार्ट है ट्यूबरक्लोसिस? जी। ओके।
तो जो भी लंग में इन्फेक्शन है वो निमोनिया है। और जैसे आपने बोला ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो हमारे माउथ से लंग्स के बीच के पाइपिंग अरेंजमेंट होता है कि लंग माउथ से एयर को लंग तक पहुंचाना है, तो जो ट्यूब्स होती हैं उसको हम ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, तो उनके अंदर अगर सूजन आ जाती है किसी भी कारण से तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। आइटिस वर्ड मतलब इन्फ्लेमेशन। तो अगर जैसे आंखों में होते हैं तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर लंग्स की जो ट्यूबिंग्स हैं उसके अंदर किसी भी कारण से स्वेलिंग होके वो रेडनेस हो गई तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का जो अदर फिर कैटेगरी होती है कि जिसमें अस्थमा आ जाता है, सीओपीडी आ जाता है। तो ये डिफरेंट कि इनका कॉज का रीज़न क्या है, उसके हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है। ओके। तो अभी जैसे सर आपने एक टर्म यूज़ किया सीओपीडी, ये यूजुअली मेडिकल वर्ल्ड में मतलब इस सीओपीडी इन शॉर्ट कुछ भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो सीओपीडी को थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट कर दें। जी, सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब क्रॉनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब सांस फूल रही है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, पल्मोनी मतलब लंग्स में डिजीज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बेसिकली सीओपीडी होने का सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न इज स्मोक। वो सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकता है, एक्टिव सिगरेट बीड़ी हुक्का कुछ भी तरीके का जो स्मोक टोबैको स्मोक करते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो उससे सीओपीडी हो सकती है। ओके। लेकिन इसमें दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो जो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं वो एक्टिव स्मोकर हुआ। ओके। लेकिन जो उनके साथ में परिवारजन में रहते हैं या वर्क प्लेस पे अगर कोई कर रहा है तो जो स्मोकिंग नहीं करता वो उसके छोड़े हुए धुएं को अंदर ले रहा है, तो दैट इज पैसिव स्मोकिंग। ओके। तो ये दोनों चीज़ सीओपीडी कर सकती हैं। तो अगर हम आप किसी से पूछें कि आप स्मोकिंग करते हो, उन्होंने नहीं, लेकिन उससे ये भी पूछना है कि आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हो जाती है। डिजीज दोनों को सेम होगी। साथ ही साथ अगर जैसे हमारे गाँव में पुराने ज़माने में भी और अभी भी काफ़ी चलता है बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, मतलब जो चूल्हा चलता था, लकड़ी जलाते थे, लकड़ी जलती, सर्दियों में अलाव जलाते हैं, तो किसी भी तरीके का धुआं, चाहे वो कूड़े के जलने से हो, चाहे वो चूल्हे के जलने से हो, हुक्का बीड़ी सिगरेट कुछ या मतलब- फिर इवन पूजा में जो अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं उसका धुआं भी, या हवन का जो धुआं होता है, जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनमें वो नुकसानदायक होता है। मतलब ये किसी भी तरह का मतलब ये जो फ्यूम्स की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल ही है अल्टीमेटली। फ्यूम्स जो स्मोक होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो कंबशन होता है, तो उसमें फ्री रेडिकल निकलते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल इंजरी करते हैं। ओके। और टॉक्सिक प्रोडक्ट निकलते हैं। ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं होता है वो भी नुकसान करता है। समझने की जरूरत ये है कि जैसे कोई स्मोकिंग करता है, ये बायोमास फ्यूल एक्सपोजर या ऑटोमोबाइल या कोई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वो कांस्टेंट एक्सपोजर होता है। ओके। अभी जैसे मैंने बोला इसमें हवन अगर करते हैं कोई, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता, वो 2-3-4 महीना में एक बार होगा। बिल्कुल। तो जो लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उनको धुआं किसी भी तरीके का होगा वो नुकसान करेगा, तो उनको धुएं से बचने की जरूरत है। ओके। मतलब जिनमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उनको धुएं से बचने की ज़रूरत है, और जैसे नॉर्मल जो कहीं पे भी आसपास धुएं का मतलब जैसे मतलब नॉर्मल है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी इंडिविजुअल को सांस की ना तकलीफ है, नॉर्मल है, कोई ना ही स्मोकिंग करता है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा रहेगा कि जिसका एक इम्पैक्ट जो है उनकी बॉडी पे नेगेटिव पड़ेगा। डेफिनेटली। ओके। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि ये तो स्मोकिंग नहीं करता था फिर इनको लंग कैंसर कैसे हो गया। हाँ, इसका रीजन यही। अभी मैंने रिसेंट डेज पे ऐसा आर्टिकल भी सर पढ़ा था और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था, जो हेडलाइन ही थी कि नॉन स्मोकर्स को कैंसर है, कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे और बढ़ता जा रहा है। तो यही रीज़न है जो आप मतलब बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर जो हो जाता है, एक्सपोजर टू स्मोक इन एनी फॉर्म, क्योंकि जो धुआं होता है उसके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके उसको हार्मफुल करते हैं। टोबैको स्मोक में भी जो धुआं निकलेगा उसके अंदर जो फ्री रेडिकल इंजरी बॉडी में होगी, तो आप बिलीव करो कि आप स्मोकिंग करते हो, लंग्स में धुआं जाता है, तो लंग्स में सीओपीडी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। लेकिन उस धुएं से यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है, क्योंकि जब हम सांस में धुआं अंदर लेते हैं तो कुछ हमारा धुआं स्टमक में भी जाता है, तो उसको इसलिए इंटेस्टाइन के जो टर्मिनल कोलोन होता है उसमें भी कैंसर हो सकता है। तो धुएं का हमारी बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट है। जैसे आपने कहा कि जिनको ब्रोंकाइटिस है उनको तो अटैक का खतरा है, उनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे उनको ब्रोंकाइटिस का रेस्पिरेटरी फेलियर का अटैक हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं है, अगर वो धुएं के कांस्टेंट एक्सपोजर में रहेंगे तो आने वाले समय में फ्यूचर में उनके लंग्स वीक होंगे और उनको रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड दिस ब्रोंकाइटिस कैन
अकर। दैट मीन्स कि कोई भी सेफ नहीं है, मतलब अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जो है आप इस चीज़ को इंटेक या कंज्यूम कर ही लोगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो तो ये उससे हमें बचने की जरूरत है कि हम उसको मिनिमाइज करें, ओके कि एटलीस्ट स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक सकते हैं इन एनी फॉर्म, ठीक है। बाकी जैसे पॉल्यूशन, जब पॉल्यूशन का हाई होता है, जब पराली जलता है उस वक्त, तो उस वक्त थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन लें, मास्क का यूज़ करें, आउटसाइड एक्टिविटी कम करें, ओके गाड़ी में जाते हैं तो अपने शीशे ऊपर रखें, ओके जब हाई ट्रैफिक एरिया होता है, जब खुला एरिया होता है तो शीशे डाउन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इन एनी फॉर्म विल हेल्प डेफिनेटली। और जैसे यूजुअली लोग मॉर्निंग के टाइम पे वॉक करने के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, रनिंग के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज़ एक एक्सपोजर रहेगी, उन्हें भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब प्रिवेंट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मास्क एंड ऑल। उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, तब हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि हम आउटसाइड एक्टिविटी उस वक्त कम करें जिस वक्त पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है। वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में होता है, कुछ महीने होते हैं साल के जिसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कभी भी आप जॉगिंग या रनिंग कर रहे हैं तो वो मास्क लगा के नहीं करना चाहिए, ओके क्योंकि अगर हम मास्क लगा के करते हैं, क्योंकि वर्क ऑफ ब्रीदिंग हमारा बढ़ जाता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर हम मास्क लगा के करेंगे तो हमारी एयर अच्छे से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और उसमें फिर सडन हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। तो इसलिए कभी भी एक्सरसाइज करनी है तो मास्क लगा के नहीं करनी है। अगर बाहर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड लेट इवनिंग आवर्स उसमें अवॉइड कर सकते हैं। बाकी कहीं अगर धुआं जल रहा है तो उस वक्त आप वहाँ से पास करने के लिए मास्क लगा सकते हो, वो SOS होता है। ओके। तो सर जैसे अभी जब COPD की हमने बात की, तो उसके साथ साथ आपने एस्थमा की भी बात की। तो एस्थमा बेसिकली सर ये क्या, मतलब किस तरह से ट्रिगर होता है? और मैंने सुना है कि ये ट्रिगर इस लेवल तक होता है कि एस्थमा अटैक्स भी पड़ते हैं लोगों को। तो ये कैसे, मतलब ये एस्थमा की प्रॉब्लम किस तरह से इनिशियली बेसिस पे स्टार्ट होती है और किस तरह ये ट्रिगर होके अटैक तक जाती है? देखिए, जैसे मैंने अभी COPD के बारे में बताया कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन धुएं वगैरह से हुआ तो वहाँ पे सूजन आ गई, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पतले हो गए। ओके। जब पतले हो गए तो उसमें आपको सांस लेने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई छोटी सी ट्यूब में से हवा डालते हैं तो उसमें सीटी सी आवाज़ आती है, तो वही चीज़ हमारे चेस्ट में हो जाती है कि जब हमारा ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्ट हो गए तो उसमें से एयर जाने में वो साउंड क्रिएट करती है और हमको वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है, तो वो सांस का अटैक पड़ता है। सेम अस्थमा में भी यही चीज़ होती है। अस्थमा में भी जो एयरवेज होते हैं उसमें स्पाज्म आ जाता है, उसको ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। उस स्पाज्म आने का रीज़न अलग है जो एलर्जिक मेडिएटेड है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन सेम होती है। COPD में क्या होता है कि वो कांस्टेंट चलता रहता है, तो इसलिए वो कांस्टेंटली चलेगी। अस्थमा में अटैक्स आते हैं कि यार जिस वक्त अटैक आया उस वक्त ऑक्सीजन भी डिप कर गई, पेशेंट की सांस बहुत ज़्यादा फूल गई और पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चले गए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। और उसके बाद जैसे ही आप अस्थमा को ट्रीटमेंट करोगे वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद जब रिवर्स हो गए तो पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाता है, जब तक कि अब आपका एडवांस स्टेज में अस्थमा नहीं है। तो अस्थमा इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर। तो उसमें क्या है, कोई भी बंदा जिसको अस्थमा है वो उसकी बॉडी की सेंसिटिविटी किसी भी नॉक्शियस पार्टिकल के लिए ज़्यादा है। जैसे अगर आप 4 बंदे बिठाओ और एक अगरबत्ती जला दो, तो उसमें से एक को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, एक को हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी, एक को सांस फूलने लगेगा। तो जिसको सांस फूल रहे हैं उसको सेंसिटिविटी उस स्मोक के अगेंस्ट ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट सेंसिटिविटी हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एलर्जन टेस्ट लेते हैं, किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को कॉकरोच से एलर्जी है, किसी को पेट से, हर सबकी एलर्जी अलग अलग होती है। किसी को वीट से एलर्जी है, वीट इंटॉलरेंस है कि जब भी वो गेहूं का कुछ खाएंगे उनको अस्थमा अटैक भी हो जाएगा और GI से लूज मोशन वगैरह भी हो जाएगा। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो ये भी एक तरीके की एलर्जिक डिसऑर्डर है। तो जो एलर्जिक डिसऑर्डर लंग्स तक सीमित है उनको हम ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। अगर वो एलर्जिक डिसऑर्डर नोज में आते हैं तो हम उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को छींकें आएंगी एक साथ। वो कहेंगे कि जी जैसी में धूल मिट्टी में या घर में कोई झाड़ छिटाई होती है तो मुझे एक साथ 10-12 छींकें आने लगती हैं और उसके बाद नाक बहने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं। ये अटैक्स के फॉर्म में आएंगे। सडन चेंज इन टेम्परेचर में भी ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो अस्थमा इज एलर्जिक डिसऑर्डर जिसमें लंग्स की ट्यूब्स को इन्वॉल्व करता है, जिससे वो सिकुड़ जाती हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर वो बहुत सीवियर हो जाता है तो उसको स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, जिसमें कि वो जो अटैक है वो ब्रेक नहीं होता, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। ऐसे टाइम पे हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, पेशेंट को कई बार वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ सकता है। उसमें ब्रोंकोडायलेटर और डिफरेंट मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये सब दिया जाता है।
ओके। तो सर ILD एक टर्म यूज़ होता है कई बार, और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। अभी जब हम स्टार्टिंग में मतलब शूट पहले करने से पहले जब डिस्कशंस कर रहे थे, तब आपने इस चीज़ के बारे में काफ़ी एलैबोरेटिव एक इन्फॉर्मेशन हमको बताई। तो मैं चाहूँगा कि वही इन्फॉर्मेशन हम थोड़ा लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को पता चले कि यूजुअली आज के समय पे सब बाहर रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये इन्फॉर्मेशन उन तक रोल आउट होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा जो जनरल पब्लिक बड़े आराम से समझ सकती है कि हमें सबसे पहले हम लंग्स का स्ट्रक्चर समझें। एक ट्री है, उस ट्री को हम उल्टा पकड़ लें तो जो ट्री की स्टेम है वो हमारा ट्रेकिया, ओके, और उसकी जो शाखाएं निकलती हैं वो ब्रोंक्यूल्स है, जिनके बारे में भी हमने बात की। ओके, कि उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हो गया तो जो ट्रैक है एयरवे उसकी सांस फूलने लगी। अब हम लीव लेवल पे आ गए। लंग्स में जो ट्यूब्स का काम है वहां से एयर को कंडक्ट करके लीव्स लेवल तक ले जाना है, यानी लंग्स के अंदर एल्वियोलर लेवल पे ले जाना है। उस एल्वियोलर के अंदर जो वॉल होती है, एल्वियोलर की वॉल होगी, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं ओके, जो कि एल्वियोलर की जो स्पेस में से ऑक्सीजन को अंदर डिफ्यूज कर देती हैं बॉडी के अंदर, और वहां से बॉडी के अंदर से CO2 एल्वियोलाई में आ जाती है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल आती है। तो जो लीव वाला स्ट्रक्चर है ट्री का वो हमारे एल्वियोलाइज। तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एयरवे में इन्वॉल्व करते हैं, यानी स्टेम और जो शाखाएं हैं वहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ILD लीव्स लेवल पे इन्वॉल्व करती है कि जो लीव्स की वॉल होती है वो थिक होती चली जाती है। जब थिक होती चली जाती है तो उसमें ऑक्सीजन अंदर जाना और CO2 बाहर निकलना ये मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उसका थिकनिंग के डिफरेंट डिफरेंट कारण होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ILD को क्लासीफाई कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल, दैट मीन्स की जो स्पेस है, जो एल्वियोलर की वॉल है उसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं, वो थिकनिंग हो जाती है तो इंटरस्टिशियल निमोनिया, ओके, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टर्म होते हैं। तो बेसिक डिफेक्ट है कि जो लंग की वॉल है एल्वियोलर की वो थिक होती जाती है, तो उसमें डिफ्यूजन डिफेक्ट आ जाता है। उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं कुछ, जिसको सार्कोइडोसिस एक बीमारी है, उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर लंग इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं ILD होना। कुछ एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं, जो एलर्जिक डिसऑर्डर जो एयरवे को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनको हम अस्थमा कैटेगरी में डालेंगे। जो एल्वियोलर को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की कैटेगरी में डालेंगे। तो वो एलर्जिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम उसको डायग्नोस करके और उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करके हम उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बताया, अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था कि नोएडा, दिल्ली, NCR में हाई राइजिंग बिल्डिंग्स में पिजन्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का जो रीजन है उसका 60 to 70% पिजन की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं और उनके फैदर में जो एंटीजन होते हैं उससे हमारी बॉडी की एलर्जी होती है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इसको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक परसिस्टिंग, एक्यूट अटैक ऑन क्रॉनिक डिजीज। तो ये डिफरेंट टाइप की है। इट इज मोर डेंजरस देन लंग कैंसर, क्योंकि ये एक बार जो लंग में डैमेज हो जाता है टर्मिनल स्टेज में, वहां से रिवर्स नहीं होता। हम इसको इनिशियल फेज में ही उसको चेक कर सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं। एक बार लंग में स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, और ये इन्फॉर्मेशन तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है सर यूजुअली लोगों को कहीं ना कहीं नहीं पता होगी। ये तो जी बिल्कुल, जो पिजन वाली प्रॉब्लम है, पिजन के जो फेदर्स से का जो पिजन की ड्रॉपिंग्स होती हैं जिस एरिया में है, आपने उसको प्रॉपरली साफ कर दिया, अच्छे से सर्फ से डीप क्लीन कर दिया, देन ऑल्सो 18 डेज तक उसका एंटीजन वहाँ पे रहता है जो कि एलर्जी कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन लोगों को सांस फूल रहा है और उनकी बालकनी में पिजन या वो पिजन को दाना डालते हैं तो वो थोड़ा घर से हट के डालें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इससे हम बच सकते हैं, बच के वो डिजीज़ होगी, अगर किसी को है तो वो कंट्रोल रहेगी मेडिसिन, लेकिन एक बार वो एडवांस स्टेज में पहुंच गई तो फिर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी पे रहना पड़ेगा। सर अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी ज़्यादातर, जैसे मैं भी रहता हूँ एक्सटेंशन के साइड और फ्लैट में ही रहता हूँ, तो अभी तक लोगों की सिर्फ यही धारणा थी कि अगर पिजन्स वगैरह आ रहे हैं तो सिर्फ गंदगी हो रही है उनकी बालकनी में और उसको साफ़ सफाई करना उससे बेटर है कि वो नेट लगा देते थे। बट ये एक ऐसा रीज़न गया है कि जिसकी वजह से अब लोगों को और ज़्यादा इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना और प्रिवेंशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा
इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। बिल्कुल पता नहीं है। और जब से कोविड आया है, कोविड के बाद जो लंग इंजरी, जो कोई भी वायरल निमोनिया होता है वो डिफ्यूज होता है लंग। बैक्टीरियल निमोनिया कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के होगा, लंग के एक पार्ट को इन्वॉल्व करेगा, फिर उतने ही पार्ट में डैमेज होता है। बट वायरल निमोनिया जो होते हैं लंग में जो एब्सोल्यूट इंजरी करते हैं वो डिफ्यूज करते हैं, तो उसमें एक्यूट लंग इंजरी ARDS सिंड्रोम होता है, वो हो जाता है। उसके बाद जब उसकी हीलिंग होती है तो उसमें भी फाइब्रोसिस होती है। तब ये कोविड के बाद से लोगों के जो लंग खराब हुए और उसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो गई, तो लोगों को ILD की चीज पता लगी, जो पहले भी ये ऑटोइम्यून चल रहा था। तो अब लोग अवेयर भी हैं इसको। लेकिन हम देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के, सार्कोइडोसिस, ILD ओवरऑल पर से के केसेस ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने नोएडा में 2012 से अपना जर्नी प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तब से अब में स्पीड ILD की और साइनोसाइटिस, अस्थमा की बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए हमें बहुत कॉमन भी होने लगा है आज के टाइम। जी, साइनस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू AC। अगर हम साइनस का फंक्शन समझ लें तो हम बड़े आराम से साइनस से बच सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एयर हम अंदर लेते हैं नोज के थ्रू लेंगे, तो नोज के आसपास स्कल में स्पेसेस होते हैं। चीक के नीचे मैक्सिलरी साइनस होते हैं, यहाँ पे फ्रंटल साइनस होते हैं, आईज के पीछे एथमॉइड साइनस होते हैं। इनका काम होता है कि जो एयर अंदर ले रहे हैं उसको ह्यूमिडिफाई करें और उसके अंदर जो कुछ डस्ट डस्ट पार्टिकल हैं उसको एंट्रैप कर ले और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी की टेम्परेचर तक ले आए। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ साइनस। और AC का फंक्शन क्या होता है? टोटल अपोजिट है। टोटल अपोजिट है वो तो। एयर में से सारी मॉइस्चर हटा दो, कूल कर दो एयर को, तो वो AC का फंक्शन है। तो जब वो ठंडी हवा जाएगी, ड्राई कोल्ड ड्राई एयर जब अंदर जाएगी तो साइनस को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा लंग्स, जिससे कि लंग्स में इंजरी ना हो, क्योंकि कोल्ड ड्राई एयर डायरेक्ट लंग में जाएगी तो वहाँ पे केमिकल इंजरी होके उससे निमोनाइटिस हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए भगवान ने हमें साइनस दिया है। जब साइनस का फंक्शन बढ़ेगा तो जैसे हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल स्ट्रांग हो जाती है, तो ऐसे ही साइनस की ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं और उनकी ड्रेनिंग चैनल उतना ही के उतना ही है। जब साइनस की ग्लैंड्स बढ़ गई तो उनके सिक्रीशन बढ़ गए, तो ट्रैप हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा रॉन्गली डायग्नोसिस हमारे आजकल NCR रीजन में, अगर ये मेट्रो सिटीज़ में बोले तो माइग्रेन अटैक। माइग्रेन अटैक लोग सोचते हैं कि ये तो माइग्रेन अटैक, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनको AC एक्सेसिव यूज करने की वजह से साइनस हो गया है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। ओके, तो अगर किसी को भी माइग्रेन अटैक की प्रॉब्लम है तो उसके साइनस का हमें एक्सरे करा के और साइनस की तरफ से वर्कअप जरूर करें, और इससे बचा जा सकता है। इसमें हमें करना है कि हम AC बंद करने को नहीं बोल रहे हैं। गाड़ी में, ऑफिस में, घर में, सब जगह AC है, 24 आवर्स हम AC। ऑब्वियसली हम AC बंद करने को नहीं बोल रहे हैं, हम उसको कंफर्टेबल जोन में करने के लिए बोल रहे हैं कि आप AC का टेम्परेचर 25 से नीचे ना रखें, नंबर 1। नंबर 2, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर डेली आधा घंटा अगर हम करते हैं तो जो हमारा वियर टियर होता है वो रिपेयर होता रहता है। ओके, तो सर अगर मैं बात करूँ टॉप 5 ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में तो क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो नेचुरल एयर में होनी चाहिए। आजकल जिम में AC होता है तो वहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी फिर से, तो नेचुरल एयर में हो, उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है। उसमें नाक से आप डीप सांस लेते हो और माउथ से छोड़ते हो। कुछ ये जो प्राणायाम लोग करते हैं वो भी साइनस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है कि जब हम नाक से अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो इतना स्लोली करना है कि बराबर वाले को उसकी आवाज़ ना आए। अगर हम उसको फोर्सफुली करते हैं तो हमारी नाक के अंदर का जो मांस होता है वो बढ़ जाता है। वो जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं बर्नौली थ्योरम क्या होती थी कि जब तेज स्पीड चलती थी तो टीन उड़ जाता था। सेम ये है कि जब आप तेजी से यहाँ पे सांस फोर्सफुली लोगे तो जो साइड की वॉल है वो थोड़ी सी एंगोर्ज होनी शुरू हो जाती है। तो अनुलोम विलोम जब भी करें स्लोली करना है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, नाक से गहरी सांस लेनी है। उसको जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उसको 10-15 सेकंड रोक भी सकते हैं, फिर उसके बाद माउथ से धीरे धीरे छोड़ दें। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है ब्रीदिंग की। साथ में जब भी हम एक्सरसाइज शेड्यूल करें 10-15 मिनट अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, फिर वॉकिंग। अब वॉकिंग कैन बी ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, उससे हमारी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। उसके बाद जब हम वॉकिंग के बाद आए तो 5 मिनट फिर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, कूल डाउन फिनोमेना। तो ये 3 कॉम्बो अगर हम आधा से घंटा या 40 मिनट डेली कर लें
तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, हार्ट से रिलेटेड भी, डायबिटीज से रिलेटेड भी, और ये लंग्स से रिलेटेड। लेकिन इसमें नेचुरल एयर, जब पोल्यूशन है बाहर तो उस वक्त नहीं करना है, अपने हिसाब से उसको मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई करके करना है। ओके, तो सर जैसे ये कोविड-19 का जो दौर गया था, उसके बाद अभी कुछ ऐसा रहता है कि ऐसे कुछ केसेस आते हो जो अभी भी, जो कहीं ना कहीं सिम्टम्स जो हैं या कोविड-19 के सिम्टम्स वगैरह आपको पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? हाँ, ऐसे बहुत केस आते हैं, इवन कोविड के पेशेंट भी आते हैं आजकल। अभी हमारे पास स्वाइन फ्लू के पेशेंट भी आते हैं, जो प्रेजेंटेशन सेम होती है, फीवर, कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लेकिन जो कोविड के केसेस आए अभी, उसमें ये था कि प्रीवियसली कोविड हो चुका है, वैक्सीनेशन भी लग चुकी है, तो माइल्ड इलनेस की उसमें ऑक्सीजन ड्रिप का तो कोई था ही नहीं, बस 2-3 दिन फीवर था, उसके बाद वो पेशेंट रिकवर हो और हमें उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ी। स्वाइन फ्लू के केसेस अभी भी आते हैं, स्वाइन फ्लू में हाई ग्रेड फीवर, ऑक्सीजन डिप करना, ये सब चीज़ हो रही है अभी। ओके, बट ये है कि 2009 से ये चला था, काफ़ी लोगों को हो चुका, तो उनमें इम्यूनिटी है, लेकिन एंडेमिकली थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन तो अभी सोसाइटी में चल रहा है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए, जो जिसको इन्फेक्शन है वो खुद फॉलो करे, कि अगर मुझे कफ कोल्ड हो रहा है तो मैं दूसरों से कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग कर लूँ, तो आप सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक दूसरे से स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। सर अब थोड़ा सा हम क्विकली जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब पर्टिकुलर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिकली हम बात करेंगे क्विक रेफरेंसेस और सजेशंस के बारे में, एडवाइसेस के बारे में, ताकि लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी डेली मर्तबा की ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को और हेल्दी बना सकें। तो सर टॉप 5 ऐसे कौन से फूड्स होंगे ये, क्योंकि आज के टाइम पे लाइफस्टाइल का भी बहुत कहीं ना कहीं एक रोल रहता है हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी पे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट का भी रहता है अगर हम अच्छा खाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट का भी रहता है अगर हम कुछ गलत खाते हैं, जैसे फास्ट फूड्स वगैरह। तो कौन से ऐसे टॉप 5 फूड्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं जो कि आपके लंग्स को बेसिकली हेल्दी रखते हैं? देखिए, फ्रूट्स में एक सबसे बड़ा डिक्टम है कि जो भी सीजनल फ्रूट, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उस सीजन में जो आ रहा है वो बेस्ट होता है। ओके, अगर एप्पल का सीजन है तो एप्पल इज़ अ वेरी गुड फ्रूट फॉर बॉडी। उसमें ऑरेंजेस भी ले सकते हैं, मौसमी आता है, मौसमी भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको बनाना नहीं लेनी चाहिए, जो मीठे फल होते हैं, जैसे आम, मैंगो हो गया, या वाटरमेलन, ये मस्कमेलन, वाटरमेलन हो गया, तो डायबिटिक वालों को वो नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो सब आप डेली इनटेक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। पपाया बहुत अच्छा होता है सुबह मॉर्निंग में, लेकिन फ्रूट लेने का जो आइडियल टाइम है वो शुड बी इन ब्रेकफास्ट। ओके, वो रात को नहीं होना चाहिए, दिन में नहीं होना चाहिए। जब ब्रेकफास्ट हम करते हैं सुबह, सबसे पहले हम 5 बादाम लें जो रात को भिगो दें, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उसमें मुनक्का वगैरह भी भिगो सकते हैं, अखरोट की गिरी भिगो सकते हैं, और उनको सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने में फ्रूट्स एंड वो सबसे पहले लेना है। ओके, तो उससे हमारी बॉडी के जो अंदर जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छे से जाएगा, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से होगी। सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। जिनको लेमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, जिनको शुगर नहीं है वो थोड़ा सा उसमें हनी भी डाल सकते हैं। तो वो करेंगे तो डिटॉक्सीफाई, जो रात भर केमिकल्स बॉडी में इकट्ठा है वो डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट पे मैंने आपको बताया ये सब चीज़ करनी चाहिए। हाई फाइबर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कोई भी जंक फूड से बचना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं कि आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास कि डिब्बे में से डाला और घोल के, वो सब खराब होता है। जो फ्रेश चीज़ होती है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। आजकल सर लोगों को ना हर चीज़ के फ़ायदे सुनना ज़्यादा पसंद है और उसी के बेसिस पे वो अपने डिसीजंस को बदलते हैं। तो अब जैसे स्मोकिंग की बात जब हम शुरुआत में कर रहे थे, तो अगर मैं यूजुअली अपने दोस्तों को भी बोलूँ कि भाई स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, गलत है, या मैं कोई भी मतलब इस तरह की बात करता हूँ कि आपको किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए जो आपको हार्म करे कहीं ना कहीं, तो उनको बेनिफिट सुनना ज़्यादा बेटर लगेगा, तब उनको ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि फिर वो उनके पास उनके काउंटर पार्ट रेडी होते हैं पहले से कि नहीं यार मैं इस तरह से करूँगा, हमारे कुछ नहीं होता, ये हाई देता है मुझको, ये स्ट्रेस फ्री करता है मुझको, इस तरह की बातें आना शुरू हो जाती है। तो कौन से ऐसे 5 बेनिफिट्स हैं अगर कोई भी एक स्मोकर है वो स्मोकिंग छोड़े, नॉन स्मोकर बने, उसको क्या 5 ऐसे जो है बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे? देखिए, स्मोकिंग जैसे आपने बोला कि मुझे हाई देता है, स्मोकिंग के बारे में एक जानना जरूरी है। स्मोकिंग इज मोर लाइक ए साइको डिपेंडेंसी, मतलब हमारा दिमाग उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे तलब लगा और मैंने जाके बाहर एक सिगरेट लगाया और आके बैठ के फिर काम करना शुरू करा। सेम अल्कोहल में ऐसा नहीं है।
आप कहीं वर्क प्लेस पे हो, उसका टाइम है, अल्कोहल अगर लेना होगा किसी को तो रात को पार्टी में कहीं, उसके बाद घर जाके वो सो जाए। ऐसे नहीं कि वर्क के प्लेस में से बीच में उठे, एक पैक लगा के आके बैठ के फिर काम करने लगे। स्मोकिंग में ऐसा हो सकता है कि वो बाहर जाएंगे, एक सुट्टा लगाएंगे, उसके बाद इलायची डालेंगे या माउथ फ्रेशनर डालेंगे, आके काम करेंगे। तो ये एक तरीके की साइको डिपेंडेंसी हो, सुट्टे की तलब जिसको कहते हैं। और उसमें जो धुआं है उससे हमारी बॉडी में इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए स्मोकिंग में अगर किसी को छोड़ना है तो उसकी विल पावर सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर वो स्मोकिंग छोड़ेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले, अगर वो डायबिटिक, उनकी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज है और उनका भी शुगर अभी ठीक चल रहा है बट आगे फ्यूचर में वो रिस्क पर है और वो स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी आर्टरीज डायबिटीज डिटेक्ट होने से पहले ही खराब होनी शुरू हो जाती है। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो आजकल अगर आप नापोगे तो जितने भी हम लोग काम करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में या आईटी सेक्टर में, सब लोगों का बीपी हाई। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल ही अलग लेवल पे रहता है जी। तो जो बीपी हाई होता है तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर हाई है तो वहाँ पे डैमेज होता है। और अगर स्मोकिंग के धुएं से वो फ्री रेडिकल भी अंदर जा रहे हैं तो एंडोथेलियम डैमेज होकर वहाँ पे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक का खतरा स्मोकर्स को बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज विद स्मोकर विद हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का खतरा 3 टाइम्स डबल हो जाता है। और क्रॉनिक कफ, कि आप मीटिंग में हो, स्मोकिंग करके आए हो, लेकिन मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बीच बीच में खांसी आती रहेगी, तो इसको स्मोकर्स कफ कहते हैं। वो कभी नहीं जाता। ओहो। जैसे मैंने आपको साइनस के बारे में बताया था कि साइनस को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसकी ग्लैंड्स बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाएंगी तो वो ज़्यादा सिक्रीशन करेंगी, सिक्रीशन ज़्यादा बॉडी क्लीन नहीं करती तो उसके लिए हमें कफ करना पड़ेगा। सेम इज विद स्मोकिंग। कभी भी आंख में धुआं चला जाए तो आंसू आता है ना, ज्यादा धुआं चला जाए तो ज्यादा आंसू आता है। सेम आप धुआं लंग में ले रहे हो तो बॉडी के अंदर धुआं जा रहा है तो उसको नलिफाई करने के लिए वहाँ पे सिक्रीशंस बढ़ा देती हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस। नॉर्मली ब्रोंकियल सिक्रीशन जो होते हैं हमारी बॉडी अपने आप क्लीन करती रहती है, हमें पता नहीं लगता। मतलब किसी भी ऐसी चीज का बॉडी रिटेलिएट जरूर करती है। हाँ, कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर जाएगी तो बॉडी उसकी रिएक्शन करेगी। अब जब वहाँ पे स्मोक बार बार जा रहा है तो वहाँ की जो ग्लैंड्स है वो मोटी हो गई। अब आपने स्मोकिंग छोड़ भी दी तो शुरू के कुछ टाइम में वो जो कफ इकट्ठा होगा उसके लिए मॉर्निंग में कफ खांसी आएगी और फिर उसमें इन्फेक्शन होकर निमोनिया भी हो सकता है। तो जितनी बार निमोनिया होगा लंग्स उतना खराब होते चलेंगे। तो स्मोकिंग छोड़ने के इमीडिएट बेनिफिट तो ये मिला कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर हो गया। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो आने वाले समय में उसको हो सकता है कि ना डेवलप हो अगर उसकी लाइफ स्टाइल अच्छे से। कफ, क्रॉनिक कफ, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन सब से आप बच सकते हो और फैमिली को भी बचा सकते हो, क्योंकि आपकी स्मोकिंग से आपकी फैमिली भी की हेल्थ भी खराब होती है। और फाइनेंशियली उस पैसे को आप सेव भी कर सकते हो, कहीं और यूज कर सकते हो। ओके। और सर इसका कोई इम्पैक्ट स्पर्म काउंट पे भी पड़ता है? मैंने कहीं ना कहीं ऐसा मतलब सुना है, अभी रिसेंट वीडियोस वगैरह में देखा था कि स्मोकिंग का जो है मतलब जो ज़्यादा स्मोक करता है तो स्पर्म काउंट जो है उसका कम होता है, ऐसा कुछ भी है? स्मोकिंग बॉडी के हर ऑर्गन में इफेक्ट करती है। ओके। क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्टली तो स्मोक लंग में जा रहा है। हमारा ये मिथ होता है कि वो सिर्फ लंग को इफेक्ट करती है, कि टार जमा हो गया लंग खराब हो रही है, बस और कुछ नहीं। लेकिन स्मोकिंग का जो धुआं है हम उसको गल्प भी कर रहे हैं, वो पेट में भी जा रहा है। एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस भी स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में गैस्ट्राइटिस सबसे ज्यादा कॉमन होती है। ओके। उनको एंटासिड वगैरह लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, क्योंकि वो स्मोक के जो केमिकल्स हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू भी जा रहे हैं नीचे, कोलोन कैंसर भी हो सकता है उसको। इवन यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, आप सोचो यूरिनरी ब्लैडर तो डायरेक्ट स्मोकिंग से नहीं लिंक्ड ही नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो हमने स्मोक किया वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, उसके केमिकल्स एब्जॉर्ब होंगे, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घूमेंगे और हर ऑर्गन को इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए ब्लैडर कैंसर, स्पर्म काउंट कम होना, और इवन पैरों की जो आर्टरीज होती हैं, बर्जर डिजीज होती है उसमें कि वो आर्टरी थिक होती चली जाती है, तो उसमें आदमी जरा सा भी चलता है तो पैरों में दर्द होने लगता है। गैंग्रीन हो जाना, अगर कोई डायबिटिक है स्मोकिंग करता है तो उनकी छोटी छोटी जो फिंगर्स होती हैं पैरों की, उसमें गैंग्रीन भी हो सकती है। ओह माय गॉड। तो स्मोकिंग हर चीज को, बॉडी में हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है। तो सर ये जो जैसे अभी टार वाली आपने बात बताई थी, लोग बोलते हैं कि भाई स्मोक कर रहे हैं, टार जो है वो जमा हो रहा है लंग्स में, तो इसकी कोई ऐसा मतलब मैंने कई बार सुना है कि लोग बोलते रहते हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगा, आज सिगरेट छोड़ देता हूँ तो मैं स्टार को ना 3 महीने के अंदर खत्म कर लूंगा, 6 महीने के अंदर खत्म कर लूंगा, मैं बस डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स वगैरह पीऊंगा और वो खत्म हो जाएगा। ऐसा रियल में होता है? रियल में इसको ना मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग। बॉडी में टार क्या होता है कि जो सिगरेट हमने स्मोक किया उसके अंदर जो बर्न पार्टिकल्स अंदर गए वो बॉडी में डिपॉजिट हो गए अंदर म्यूकोसा पे, तो बॉडी उसको
हाइपर सिक्रीशन करके उसको गेट रिड ऑफ करने की कोशिश करेगी। कुछ अमाउंट उसका स्पूटम में आएगा भी, लेकिन कुछ अमाउंट वहाँ पे स्टिकी हो जाएगा। फिर बॉडी की सेल्स आएंगी उसको लड़ने के लिए कि ये फॉरेन बॉडी है, इसको भगाना है, तो उसमें सेल्स उसको एनगल्फ कर लेंगे। एनगल्फ करने के बाद वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो या तो सेल खुद डेड हो जाएगी या उस सेल के अंदर वो टार हमेशा के लिए डिपॉजिट हो गया और वो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में हमेशा के लिए डिपॉजिट हो गया, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। जो भी क्लीनिंग होती है, जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग करते हैं तो बलगम ज्यादा आता है। हाँ, तो लोगों ने क्या किया, उसको अब बिजनेस भी कह सकते हो इसको, कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है जो कि गलत है, कि आपने उसको लंग क्लीन कर दिया है ना, कि कुछ ऐसी ड्रिंक बता दी जिससे कि बलगम पतला होकर निकल गया, तो उन्हीं को लगेगा कि अंदर से टार निकल गया। तो जो टार डिपॉजिट हो चुका वो तो हो चुका, उसको आप निकाल ही नहीं सकते। ओके। इवन जो हम ब्रोंकोस्कोपी करके अंदर जाते हैं, लंग्स के अंदर देखते हैं, तो जो स्मोकर्स होते हैं, जो एजेड हैं, या जो फीमेल्स में जो बायोमास फ्यूल एक्सपोजर चूल्हे पे खाना बनाते थे, पूरा अंदर से लंग ब्लैक होता है। उसमें इतना डिपॉजिट होता है कि आप उसे टच भी नहीं कर सकते हो, टच करोगे तो वो ब्लीड कर सकता है। तो वो छूटता भी नहीं है। हमने पानी के प्रेशर से, जैसे अगर हम देखें कि उसमें कुछ और इन्फेक्शन के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो छूटता भी नहीं है उसमें। तो ये मिथ है कि टार को हम किसी तरीके से लंग से क्लीन कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि भाई हम हेल्थ ड्रिंक वगैरह लें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें तो उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्मोकिंग या किसी भी तरीके के धुएं का जो अंदर इफेक्ट है, जो जम गया, वो रिमूव नहीं कर सकता। एक डिफरेंस मुझे और बहुत, मतलब मैं इस चीज़ को लेके स्टार्टिंग से एक बड़ा क्यूरियस हूँ, और रिसेंट डेज में जब मैं अपने विलेज गया था, तो वहाँ पे भी मेरे को ये सुनने को मिला। और ऐसा नहीं है कि मेरे को बच्चों से या कुछ ऐसे एडल्ट हैं उनसे सुनने को मिला, मुझे जो बुजुर्ग हैं वहाँ, उन लोगों से सुनने को मिला कि बीड़ी जो है वो कहीं ना कहीं 10 टाइम्स कम इम्पैक्ट करती है सिगरेट से। तो ऐसा भी ये क्या रियल में है? क्योंकि अभी जब हम पूरा डिस्कशन कर रहे थे ओवरऑल, तो आपने बताया कि स्मोकिंग जो है इन एनी फॉर्म इज डेंजरस, तो बीड़ी के साथ भी वही है, फ्यूम्स हैं वो जा ही रहे, सिगरेट के साथ भी वही है, फ्यूम्स से जा ही रहे। तो क्या ये रियल है, ऐसा कि लोग बस? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक होता है ना, इसको फिनोमेना कहते हैं, मुझे करेक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब जो चीज आपको करनी है आप उसका कोई ना कोई बहाना ढूंढ लो। एग्जैक्टली। मेन चीज ये है, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का और जो ये वेपिंग होती है, सब के सब इक्वली डेंजरस है। उसके मैकेनिज्म अलग अलग है कि हम किसी तरीके से ले रहे हैं, कोई सोशली बेटर लगता है, कोई सोशली लोअर इकोनॉमिक लगता है, कोई हायर इकोनॉमिक लगता है, बस उसके माध्यम है। बाकी जो अंदर जो डेंजरस लेवल है, डिजीज होना है, वो सब सेम है। कॉस्ट बेनिफिट होता है कि बीड़ी सस्ता होता है, सिगरेट महंगा होता है, तो इसलिए भी लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन इक्वली डेंजरस होता है कोई भी तरीके का धुआं, किसी भी तरीके का। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्होंने आज तक ना उनकी फैमिली में किसी ने स्मोकिंग की है, ना उन्होंने की है, और उनको सीवियर फॉर्म ऑफ COPD, बट वो रेगुलर पेशेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो पुजारी, रेगुलर उनकी 4-5 घंटे पूजा चलती है और उसमें बड़ी बड़ी वो धूमबत्तियाँ जलती रहती हैं। तो मैंने उनको बस बोला कि आप भगवान की पूजा करनी है, जाओ, लेकिन देसी घी की बत्ती जलाए। अच्छा। धुएं वाली चीज़ें कम चढ़ी, छोटी चीज़ें ज़्यादा। ओके। तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो धुआं किसी भी तरीके का हो वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो कुछ ऐसे अर्ली साइंस और सिम्टम्स होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ ट्रैक होकर पूछूंगा सर, क्योंकि लंग कैंसर का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि स्मोकिंग इन्वॉल्व रहती है, या एक्सटर्नल कुछ ऐसे एक्सपोजर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चांसेस होते हैं कि लंग कैंसर हो जाए। तो इसमें कुछ अर्ली साइंस या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं आप पता लगा सकते हो कि हाँ चांसेस हैं कि वो लंग कैंसर का साइन या सिम्टम्स है? देखो, अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टूल जो होगी ना, कि जो जनरल हम मास लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं है। उसमें सिर्फ CT स्कैन एक बेसिक है, सबसे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, कि जिसमें हम लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अगर वो एक्सरे हम जैसे सस्ता होता है, जनरली अवेलेबल है, तो एक्सरे हम कराएंगे, तो एक्सरे में अगर लंग कैंसर दिख रहा है तो वो जब तक बहुत स्प्रेड कर चुका होता है। ओके। इनिशियल स्टेजेस में खाली आप CT स्कैन पे पकड़ सकते हो। सस्पिशन हाई हो सकता है कि जैसे किसी पेशेंट को खांसी रह रही है ना, बलगम आ रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है, या ब्लड आ रहा है मुझसे, तो वो TB में भी हो सकता है, कैंसर में भी हो सकता है। अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो वो कैंसर का रिस्क भी है, हमें उसको स्क्रीन आउट करना चाहिए। सिम्टम ऐसा कोई पर्टिकुलर एक ऐसा सिम्टम नहीं है कि जिसको बोलें कि ये है तो कैंसर हो सकता है। 5 ही सिम्टम होते हैं, वो TB में, निमोनिया में, कैंसर में, सब में कॉमन होता है कि वेट लॉस हो रहा है, ब्लड आ रहा है मुझसे, खांसी आ रही है, बुखार भी आ जाता है ना, धीरे धीरे हेल्थ कम होती जा रही है।
बट ये सिम्टम जब भी मिलेंगे वो कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका होगा। इनिशियल स्टेज ऑफ लंग कैंसर में कोई सिम्टम ही नहीं होता, ओके इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है। तो जनरली होता है कि कोई पेशेंट आए, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो हम उनका जस्ट एक्सरे करा के देखते हैं, और अगर उनको कोई सिम्टम ज़्यादा है तो फिर सीटी स्कैन करा के देखते हैं। तो उसमें अगर हम पकड़ पाए अर्ली स्टेज में तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे कि भाई कोई सिम्टम है, ये है कैंसर होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत फ्रूटफुल और एंगेजिंग इंसाइट्स मिले, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस तक जब ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर उनको किसी को भी आज के समय पे होता रहता होगा। तो बस आज सबको ये पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कि किस तरह से वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह से प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस ले सकते हैं। बदलेंगे सोच, बनेंगे स्वस्थ, जागरूक होगा भारत। थैंक यू। मैं एक बात लास्ट में और कहना चाहूँगा जनरल पब्लिक से, कि हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। कोविड के बाद हम हर लेवल पे एजुकेटेड हो चुके हैं कि हमको कफ एटिकेट सीखनी पड़ेंगे, कि अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, तो वो एटलीस्ट अनप्रोटेक्टेड वे में खांसी, स्नीजिंग या कफ ना करें, जिससे कि दूसरे लोगों को बचाया जा सके। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राइव की है कि टीबी मुक्त भारत। टीबी मुक्त भारत को हम जब ही अचीव कर सकते हैं जब जिसको टीबी है वो अपने आप को 2-3 हफ्ते के लिए बाकी लोगों से अलग कर ले। जब उसका ट्रीटमेंट में नॉन इन्फेक्टिव हो जाए तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हमारी ये भी ड्यूटी है कि अगर मुझे इन्फेक्शन है तो मैं किसी दूसरे को ना फैलाऊं। उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ करनी है, कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन या ऐसा फीवर, कफ, कोल्ड होता है तो एक प्रोटेक्टेड वे में कफिंग एंड स्नीजिंग करें, और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर्स की सलाह लेके उसको ठीक कराएं। दूसरा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इन एवरी डिजीज़। तो स्मोकिंग अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, COPD से बचेंगे। एक्सरसाइज डेली करेंगे तो हम लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है उससे बचेंगे, और डायबिटीज़ से बचेंगे, और हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। तीसरा एक पॉइंट हम मिस कर गए कि जो वैक्सीन का क्या होता है। लंग्स के लिए 3 वैक्सीन अवेलेबल है। कोविड के बारे में हम सब ने सुना, सब लोगों ने लगवाया, जिसकी वजह से उसका जो पेंडेमिक है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। सेम 2009 में फ्लू वैक्सीन, इसका स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक आया था, जिसके अगेंस्ट फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जिनको भी फ्लू वैक्सीन लगती है उनको रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। थर्ड वैक्सीन जो बैक्टीरियल वैक्सीन है उसको निमोनिया वैक्सीन कहते हैं। बच्चों में तो ये प्राइवेट इम्यूनाइजेशन में लगती है, बट जो लोग डायबिटिक हैं, मोर देन 50 ईयर्स एज ग्रुप है, जिनको अस्थमा, COPD या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उनको ये निमोनिया वैक्सीन भी ज़रूर लगवानी चाहिए, जिससे कि हम अपनी लंग्स को प्रोटेक्टेड रख सकें। थैंक यू।